यूट्यूब चैनल सुनील जग्गू का लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 14 आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन के इस अध्याय में सबसे पहले हमें जो बात करनी है वो राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय जो शब्द है वो काफी बार हमारे सामने आता है। और इससे पहले बात करें आय। आय शब्द हम काफी बार सुनते हैं। जनरली एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उसकी आय के बारे में जानना चाहता है। एक परिवार, एक व्यक्ति की जैसे आय होती है वैसे ही एक राष्ट्र की आय होती है, उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय को हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं किसी राष्ट्र के सभी साधनों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उसके उत्पादन के साधनों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है और उस उत्पादन के बदले जो उसको मौद्रिक आय होती है वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। मुख्य रूप से इस परिभाषा में तीन चीजें आई: अंतिम वस्तु और उत्पादन और वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष से यहाँ तात्पर्य है प्रत्येक राष्ट्र अपना एक वित्त वर्ष निर्धारित करता है। वैसे ही भारत ने अपना वित्त वर्ष निर्धारित कर रखा है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये हमारा एक वित्तीय वर्ष है। इसकी हमें यहाँ आर्थिक गणनाओं में हम इस वर्ष की बात करते हैं, इस समय की बात करते हैं। जैसे अभी जो चल रहा है वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। ये एक वित्त वर्ष होगा जिसको हम कहेंगे 2020-21। उत्पादन से तात्पर्य उपयोगिता का सर्जन। किसी भी साधन के द्वारा किसी वस्तु की या किसी वस्तु में उपयोगिता का अगर सर्जन कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। अंतिम वस्तु से यहाँ तात्पर्य है बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल कच्चा माल काम में लिया जाता है, लेकिन अंतिम रूप से व्यक्ति जिस वस्तु का उपभोग करता है वह अंतिम वस्तु है। यानी मानव उस चीज को उपयोग में ले लेता है, उसके बाद वह उत्पादन की प्रक्रिया में दोबारा से शामिल नहीं हो सकती, वो होती है अंतिम वस्तु। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र के उत्पादन के सभी साधनों के द्वारा वित्त वर्ष के दौरान, एक निश्चित वित्त वर्ष के दौरान किए गए कुल उत्पादन का योग जो है राष्ट्रीय आय कहलाती है। यानी जो उत्पादन किया है उसके बदले में जो उसे आय होगी उसको हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे। हम राष्ट्रीय आय की गणना क्यों करते हैं? इसके कई कारण, कई महत्व हैं। जैसे राष्ट्रीय आय से उस राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का हमें आकलन हो जाता है कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। इसके अलावा दूसरा जो है, एक राष्ट्र की राष्ट्रीय आय से हम दूसरे राष्ट्र की राष्ट्रीय आय की तुलना कर सकते हैं। यानी एक देश की अर्थव्यवस्था की तुलना दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से कर सकते हैं। तीसरा जो है, राष्ट्रीय आय से हमें अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, उनका आकलन हो जाता है। उनमें हमें क्या सुधार करना है, किस स्थिति में है। यानी अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र, उनकी गतिविधियां हैं, उनका एक आकलन जो है हमारे पास आ जाता है, जिससे हम आगामी नीतियों को निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को हमें किस दिशा में लेके जाना है, इसके लिए हम भावी नीतियों का निर्माण इन आंकड़ों की मदद से कर सकते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जो है उसकी भी हमें कई बार आवश्यकता होती है, ऐसे आंकड़ों की भी। जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है उसमें जनसंख्या का भाग देने यह प्राप्त हो जाती है। यानी किसी राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आय है
उसमें उस राष्ट्र की जनसंख्या का भाग देने पे प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। ये एक औसत है, किसी व्यक्ति की आय ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, लेकिन उस देश की जो टोटल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उसमें उस देश की जनसंख्या का भाग देने से जो राशि आएगी वो एक औसत जो है उस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय होगी। तो राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय। अब हम बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय जो है उस पे उसकी गणना पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जैसे ही हम स्वतंत्र हुए हमने 1948 में राष्ट्रीय आय समिति बनाई, राष्ट्रीय आय समिति बनाई, जिसका अध्यक्ष पीसी महालनोबिस को बनाया गया। तो 1948 में जो राष्ट्रीय आय समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस, एक महान अर्थशास्त्री थे। इस कमेटी की रिपोर्ट जो है, समिति की रिपोर्ट 1951 से 55 तक जारी हुई। इसी राष्ट्रीय आय समिति की रिपोर्ट के आधार पे 1955 में CSO, सेंटर स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बनाया गया। ये CSO जो है वो 1955 से लगातार वर्तमान तक भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। बहुत बार बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो हमें लिखना होगा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। अगर बड़ा प्रश्न थोड़ा आ रहा है तो हम इसके बाद लिख सकते हैं, इसकी स्थापना 1955 में हुई। 1948 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। इनकी रिपोर्ट जो 1951 से 55 के बीच जारी हुई और इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन किया गया, जो प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारी गतिविधियां संचालित की जाती हैं, जिनको हम 3 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन और वानिकी मुख्य रूप से शामिल होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से तात्पर्य है जो प्राकृतिक संसाधनों से हमें प्राप्त होता है, जैसे कृषि, पशुपालन, वानिकी, ये सारी चीजें प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। मानवीय श्रम के द्वारा हम कृषि कार्य करते हैं। भूमि, एनवायरमेंट, पर्यावरण जो है, वर्षा, धूप, ये सारा हमें नेचर, प्रकृति देता है। केवल मानवीय श्रम के माध्यम से हम कृषिगत उत्पाद प्राप्त करते हैं। पशुपालन और वानिकी जो वनों से संबंधित उत्पाद है, तो ये सारा क्षेत्र जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होता है और मानवीय श्रम के द्वारा हम उसमें उपयोगिता सर्जित कर उत्पादन प्राप्त करते हैं। भारत में प्राथमिक क्षेत्र में लगभग 50% से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है, उनके जीवन निर्वाह का ये साधन है। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, जिसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि ये सारी गतिविधियां औद्योगिक क्षेत्र में संचालित होती हैं। प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद हैं उनको कच्चे माल के रूप में काम में लेकर उनमें नई उपयोगिता का सर्जन विनिर्माण क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है, उसको हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र भी इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके लिए संयंत्र, उद्योग, कारखाने स्थापित करने होते हैं, जिनके माध्यम से प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को एक नवीन सृजनता, उनका रूप परिवर्तन करके नया सामान तैयार किया जाता है। यह होता है द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र,
जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत किसी वस्तु का निर्माण न होकर प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं उनकी सहायक गतिविधियां यहाँ पे की जाती हैं, इसलिए तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है, जिसमें परिवहन है, संचार है, आपका बीमा है, बैंकिंग क्षेत्र है, इसको हम शामिल करते हैं। यानी यहाँ जो गतिविधियां होती हैं उसमें वस्तुओं का उत्पादन न होकर सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं। जैसे परिवहन, तैयार माल जो है, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र का तैयार माल जो है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना। संचार, तैयार माल, कच्चे माल को खरीदना, बेचना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाने के लिए हमें संचार करना पड़ता है, फोन, टेलीफोन इत्यादि का उपयोग करना पड़ता है। उसके बाद है बीमा क्षेत्र, बीमा क्षेत्र प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों की बीमा वगैरह, और बैंकिंग जिससे हमें पूंजी की व्यवस्था करनी होती है। तो ये सारी जो गतिविधियां हैं वो सेवा क्षेत्र में आती हैं। इसके अलावा शिक्षा है, वकीलों का व्यवसाय है, डॉक्टर का व्यवसाय है, ये सारे भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन न होकर सेवा दी जाती है। शिक्षक जो होता है अपनी सेवा देता है, वकील अपनी सेवाएं देता है, डॉक्टर अपनी सेवाएं देता है, ऐसे इंजीनियर है, बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जहाँ केवल अपनी सेवाएं दी जाती हैं। तो तृतीयक क्षेत्र जो है वो सेवा क्षेत्र है। वर्तमान समय में विकसित राष्ट्रों में सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी है अर्थव्यवस्था में, किंतु अपने जैसे विकासशील देशों में आज भी प्राथमिक क्षेत्र का प्रभाव ज़्यादा है। जबकि अभी अपन ने बात की कि प्राथमिक क्षेत्र में 50% लोगों को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन अर्थव्यवस्था में योगदान जो है 15% ही है। हमारी जो जीडीपी है, देश की सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 15% है, और द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्र जो है उनका योगदान 85% है, और रोजगार जो है 50% ही उपलब्ध करवा रहे हैं। अब विकसित देश जो हैं उनका तृतीयक क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावी होता जा रहा है। वहाँ उत्पादन और सेवा क्षेत्र जो है उसका उत्पादन, जो सेवाओं का उत्पादन है वो भी ज़्यादा है, रोजगार का प्रतिशत भी ज़्यादा है, और उनकी अर्थव्यवस्था में उनका जो योगदान है वो भी ज़्यादा है। भारत में भी तृतीयक क्षेत्र काफ़ी प्रभावी हो रहा है, लेकिन आज भी इस क्षेत्र में रोजगार जो है उतना नहीं मिल पा रहा है। रोजगार ज़्यादा जो है प्राथमिक क्षेत्र ही दे पा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है, हमारा राष्ट्र जो है तृतीयक क्षेत्र के अनुसार अभी भी अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पाया है। हमारे पास ऐसा मानवीय संसाधन जो है तृतीयक क्षेत्र के अनुसार अभी तैयार नहीं हुआ, जिसके पास तकनीकी स्किल्स ऐसी हो, इसलिए यहाँ रोजगार जो है कम मिल पा रहा है। तो इस पे भारत को काफ़ी काम करने की आवश्यकता है कि उसका तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र जो है वो प्रभावी बने।